सेवन हिस्ट्री अध्याय 8 क्षेत्रीय संस्कृति का उत्कर्ष। एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी। यह कहावत सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मोहन ने पूछा, मास्टर जी, आपने ऐसा क्यों कहा और इसका मतलब क्या है? मास्टर जी बोले, इसका मतलब है कि हर 2-3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और स्तर बदल जाता है और हर 20-21 किलोमीटर पर भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इस अध्याय में हम क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तों के विशाल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप लगभग 6ठी शताब्दी से क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के अनुदय का सिलसिला शुरू हुआ। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी तक जिन नए राज्यों के अस्तित्व उभार सामने आए उनमें पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल आदि प्रमुख थे। इन राज्यों के विषय में आप दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं। नए राज्यों के कारण भाषा, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जहाँ बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया व अवधी जैसे क्षेत्रीय भाषा में विकास के संकेत मिलते हैं, वहीं दक्षिण के राज्यों में तमिल एवं मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी। क्षेत्रीय संस्कृति के उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण दौर में आने वाली शताब्दियों में अखिल भारतीय स्तर पर उर्दू तथा हिंदी भाषा के विकास में इनके साहित्य का बड़ा भंडार निर्मित किया। वहीं दूसरी तरफ इस काल में अपनी क्षेत्रीय पहचान को समृद्ध और संवर्धित करने के क्रम में चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में कालांतर में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इन सबके मिले जुले प्रभावों के कारण इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन का आधार महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत एवं व्यापक बना। भाषा एवं साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई। कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग प्रशासन में किया जाने लगा। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। बाद में इन भाषाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी योगदान दिया। उदाहरण स्वरूप बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद करवाया। दिल्ली के शासकों ने भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदी, उर्दू, बंगला जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पहचान मिली। आम आदमी भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते थे, जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश कहलाती है। इन अपभ्रंशों में उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उर्दू एवं मिश्रित, जिसमें अरबी, फारसी एवं तुर्की शामिल है, भाषा है। इसकी लिपि फारसी है, लेकिन व्याकरण के नियम अन्य भाषाओं के जैसे ही है। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। इसके 2 कारण थे। पहला, विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे वह उर्दू कहलाई। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है। दूसरा, सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार और उपदेश देने के क्रम में इसका विकास हुआ। सूफी संतों के योगदान में इसे और संपन्न बनाया। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेख्ता एवं हिंदवी का नाम दिया और इसमें काव्य रचना की। खुसरो की खना का एक उदाहरण है। गोरी सोय सेज पर मुख पर डाले केस,
चल खुसरू घर अपने, रैन भई चहु देश। अमीर खुसरू की कुछ और उर्दू काव्य रचनाओं को एकत्र करें। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाए। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदी या दक्कनी कही जाती थी और लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बन गई और घर दरबार तथा शिविरों में बोली जाने लगी। हिंद, हिंदवी और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली सिंधु नदियों से है। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते हैं। हिंदू से हिंद बन गया। ईरान के लोगों ने जब इस देश में इक प्रत्यय लगाया तब वह शब्द हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंद का। तभी से हिंदी शब्द भाषा हिंदी कहलाने लगी। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के कई रूपों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य है। जैनों ने साहित्य की रचनाएं की, लेकिन उनकी अधिकतर रचनाएं इस काल में संस्कृत में ही रही। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्यों की रचना क्षेत्र में अपना योगदान दिया। लौकिक साहित्य में ढोला मारूहा नाम प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य लिखा गया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवानी नामक की राजकुमारी की प्रणय कथा का वर्णन है। इस कविता में स्त्री के कोमल भाव का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने हिंदी में बहुत सी पहेलियों की रचना की है, जो आज भी प्रचलित है। उनमें से एक पहेली नीचे दी गई है। तरबर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी। अमीर खुसरू जो कहे अपने नाम न बोली निबोरी। गद्य साहित्य और इतिहास लेखन कला का भी इस युग में विकास हुआ। जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ और एसामी इस युग के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनके विषय में आप पाठ 2 और 3 में पढ़ चुके हैं। जिया नक्शवी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें तोता एक ऐसी विरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया था। यह कहानी मूल रूप से संस्कृत में था, जिसका जिया नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया था। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसे मुगल काल में तेजी ले आई। इस काल में हिंदी केवल दरबार और शाही महलों तक सीमित न रहकर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी। सभी मुगल बादशाहों ने हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अकबर के समय यह विकास शिखर पर था। 16वीं-17वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई तथा उत्कृष्ट संगीतमय काव्य की रचना हुई। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भागवत की कहानियाँ का काफ़ी प्रयोग होता रहा। इस समय अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई। अकबर के नवरत्नों में एक अब्दुल रहीम खाने खाना थे, जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने हिंदी में बहुत से दोहे की रचना की। इनके द्वारा लिखित दोहे आज भी हमारे समाज में प्रचलित है और लोग इसे बहुत ही चाव से गाते हैं। इनके द्वारा लिखित दोहों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए।
हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे की होए। रहीमन बिगड़ी दूध के मत्थे मक्खन होए। अकबर के इस समय क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं है। उसके शासनकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसके नायक राम थे। इस समय मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने गोस्वामी तुलसीदास आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी प्रोत्साहित किया। कवि सूरदास इस भाषा लेखन में महत्वपूर्ण योगदान था। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा में साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में हुई। महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफ़ी विकसित किया। बिहार अनेक भाषाओं का क्षेत्र रहा है। इसमें से कुछ भाषाएं देशव्यापी स्तर पर बोली जाती है और कुछ स्वरूप स्थानीय हैं। हमारे प्रदेश का न केवल राष्ट्रीय भाषा बल्कि स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में बहुत सी ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों एवं कवियों की चर्चा की है। बिहार के चंदेश्वर इस काल के प्रमुख टीकाकार थे, जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी। देश में हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति मगधी और भ्रंश से हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा मैथिली, मगही एवं भोजपुरी का उद्भव हुआ है, जिसका उर्दू के विकास में भी योगदान रहा है। बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। इस भाषा के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि का विकास किया गया है, जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। यद्यपि प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती रही है, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। अपनी कविता के द्वारा मध्यकालीन मिथिला के समाज को व्यापक कुरीतियों का विरोध किया। इसके अलावा विद्यापति ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रचनाएं भी लिखी है, जो जनमानस को गहराई तक प्रभावित करती है। विद्यापति की रचना जिसमें उन्होंने गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। बड़ सुख सार पाओल तू तीरे, छोड़ित निकट नयन बहु नीरे। इस तरह प्राचीन काल से चली आ रही मगधी भाषा में मगही का रूप धारण किया और उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली बोली में भोजपुरी बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता और इसका लिखित साहित्य कम उपलब्ध है, परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं में के रूप में प्रचुर मात्रा में मिलती है। कबीर इस काल के प्रख्यात कवि थे, जिन्हें दोहे की निरपेक्षता पर आधारित होते थे। इस तरह उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि भाषाओं एवं इनके साहित्यों के विकास में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें तुर्क एवं मुगल शासकों की अहम भूमिका थी। चित्रकला। मध्यकाल से पहले भारत में चित्रकला को राजाओं का संरक्षण प्राप्त है। जैन, बौद्ध, राजपूत एवं अन्य राजाओं ने प्राचीन भारत में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7वीं 8वीं शताब्दी के चित्र समूचे भारत में लघु चित्रों से संबंध जोड़ते हैं। तुर्की शासन काल में भी लघु चित्रकला शैली भारत के विभिन्न नामों से जीवित बनी। उनमें प्रमुख थे जैन चित्रकारी व पश्चिमी भारतीय शैली। समकालीन फारसी एवं हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़ों पर बने चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। सल्तनत कालीन चित्रों में आम जीवन के दृश्यों, शिकार के दृश्यों तथा लोक कथाओं के चित्रण का शामिल है। इसमें सुनहरे रंगों का
खुलकर प्रयोग किया गया है। सल्तनतकालीन लघु चित्र। मुगलों से पहले शयन कक्षों में भित्ति चित्र के रूप में चित्रकारी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन समय के थपेड़ों के कारण केवल नाम मात्र के चित्र ही शेष बचे। दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला के बिखरे और बचे खुचे अवशेष हमें चंपानेर एवं सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों और सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूमा वाली मस्जिद के में मिलते हैं। भित्ति चित्रों के ये अवशेष फूल पत्तियों और वनस्पतियों के रूप में हैं। कुछ प्रांतीय शासकों ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया है। उनके समय में बनाए गए चित्रों का उल्लेख विशेष रूप से जौनपुर और बंगाल में मिला है। प्रांतीय चित्रकला में लघु चित्रों की प्रधानता थी, जिसमें लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी और पीली पृष्ठभूमि होती थी। भारत में मुगलों के चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वह मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। इसमें जो पहली महत्वपूर्ण कृति है दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा है। यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है। इसमें 1200 चित्र हैं। सारे चित्र स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़े पर बने हुए हैं। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ। उसमें अकबर की व्यक्तिगत रुचि का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर के समय चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। उसके राज दरबार में जसवंत और दशावन नाम के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित करने का कार्य किया। महाभारत एवं अकबरनामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हें ही सौंपी गया था। इस काल में यूरोप चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर दिखने लगा। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के दरबार में पहुँचे। इसमें से मुगलों ने 2 विशेषताओं को ग्रहण किया। पहला, व्यक्ति विशेष के चित्र को बनाना। दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार प्रदान करना। मुगल काल में शिकार के दृश्य, पशु पक्षी तथा फूलों के चित्र विशेष रूप से बनाए जाते थे। राजस्थानी चित्रकला शैली एवं पश्चिमी भारत की चित्रकारी भी मुगलों की शैली से प्रभावित हुई। औरंगजेब के समय चित्रकला का पतन आरंभ हो गया। यह मुगल दरबार में इनको आश्रम नहीं मिला तथा छोटे छोटे स्थानीय राजाओं और सामंतों ने इन्हें संरक्षण दिया। इन क्षेत्रों में अलग अलग तरह की चित्रकला शैली का विकास हुआ। इस अध्याय में पहाड़ी चित्रकला एवं पटना कलम के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। पहाड़ी चित्रकला। उत्तर पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी पहाड़ी चित्रकला कहलाती है। उत्तर पश्चिम हिमालय, इस क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल, जम्मू और उत्तर प्रदेश की टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आता है। पहाड़ी चित्रकला में पारंपरिक विषयों, पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते हुए, पक्षियों या पशुओं से अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया है। इसके अलावा राजा महाराजाओं के एकल या दरबारियों के साथ भी चित्र को बनाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों में फैली हुई शाखाओं वाले पत्तीदार घने और बड़े पेड़ों को चित्रण किया गया, जो चित्र में फलों से लदे हुए हैं। यही नहीं, तारों से भरे आकाश, आंधी तूफान, आकाश के अंधेरों में चमकती हुई बिजली के दृश्य भी बनाए गए हैं। पहाड़ी चित्रकारी। पहाड़ी चित्रकला में भड़कीले लाल, नीले और नारंगी रंग से लेकर हल्के पेंसिल रंगों का उपयोग किया जाता है। वस्त्र, बर्तन, सिंहासन, कुर्सियों और कालीनों आदि के सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। पहाड़ी चित्रकला में रंग की कई परतें चढ़ाई जाती थी। रंग एक परत चढ़ाने के बाद उसे सूखने दिया जाता था और सूखने के बाद फिर
चमकाकर दूसरी रंग का परत चढ़ाया जाता था। अंत में रेखाचित्र को काले या लाल रंग आदि से गहरा किया जाता था। मुगल कालीन चित्र और पहाड़ी चित्रों में क्या अंतर है? पटना कलम। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जब शाही दरबार में इन कलाकारों को प्रश्रय नहीं मिला तो अन्य क्षेत्रों में रहने लगे। 1760 में लगभग ये चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुँचे। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बसे। इन्होंने लोधी कटरा, मछरहट्टा, आरा और दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम और पटना शैली कहलाई। पटना कलम के अधिकांश चित्रकार पुरुष है, अतः इस शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली भी कही जाती है। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं-कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया है। इस शैली में व्यक्ति विशेष, पर्व, त्योहार एवं उत्सव तथा जीव जंतुओं को महत्व दिया गया। इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम किया जाता था। इसमें गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। संगीत। सल्तनत काल का भारतीय संगीत के इतिहास में नए प्रयोगों का युग था। इस काल में रबाब, सारंगी, नवीन वाद्य गायन पद्धतियों तथा रागों आदि का आविष्कार हुआ। मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक अमीर खुसरो थे। सूफियों ने भी संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया। ये गज़ल के रूप में खुदा की इबादत करते थे, जो प्रेम काव्य के रूप में होती थी। ये सूफी संत खानकाहों में गज़लों को गाते थे और भक्तिमय हो जाते थे। दरगाह में कव्वाली गाते लोग। सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी, गज़ल और कव्वाली। गज़ल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे और इसका अर्थ होता है प्रिय पात्र से वार्तालाप। एक गज़ल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते हैं। गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता है। उस समय की अधिकांश गज़लें श्रृंगार रस से लिखी होती थी। यही कारण था कि गज़लों का गायन संगीत प्रेमियों को अच्छा लगता था, साथ ही सूफियों को भी प्रिय रहा। गज़ल के साथ साथ गायन की दूसरी लोकप्रिय शैली कव्वाली थी। कौल का अर्थ हुआ कथन और कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता था। यही गायन शैली की कव्वाली कही जाने लगी। गज़ल के विषय को पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए और फिर यदि उसी विषय के प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर भक्तिमय होकर गाया जाए तो वह कव्वाली का रूप ले लेती है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों में शासक क्षेत्र जौनपुर का सुल्तान हुसैन सरकी एक ग्वालियर का शासक मानसिंह संगीत को संरक्षण देते थे। सिकंदर लोदी ने भी संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। मुगल बादशाह ने संगीत को बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में गायकों को 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें सप्ताह का एक दिन गायकों के एक भाग के लिए होता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। तानसेन के रचे हुए बहुत से ध्रुपद प्राप्त होते हैं, जिसमें बादशाह अकबर के गुणगान हैं। उस समय यह प्रथा थी कि जिसके राजाश्रय में जो गायक रहता था वह अपनी रचनाओं में उस आश्रयदाता का गुणगान किया करता था। ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था, और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। क्या अब यह संभव है कि दीपक राग गाने पर दीपक स्वयं जल उठे और मेघ मल्हार गाने पर वर्षा होने लगे? मुगल काल में ख्याल गायन का आविष्कार हो चुका था। ख्याल 2 प्रकार के होते थे, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल।
बड़ा ख्याल की लय धीमी रहती थी और छोटे ख्याल की लय मध्यम व तीव्र एवं चंचला पूर्वक रहती थी। इसलिए बड़े ख्याल के मुकाबले छोटा ख्याल अधिक लोकप्रिय हुआ। बाद में मुगल बादशाह ने संगीत के कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। बिहार में संगीत। यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ, परंतु तुर्की शासक में बिहार में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। बिहार के पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि शहर में संगीत के प्रमुख केंद्र थे। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गजल, दादरा, कजरी और चैती गायन लोकप्रिय शैलियाँ थीं। बिहार में चिंतामणि नाम के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई।